टिंडल इफेक्ट में किसी को कोई डाउट है? इसमें क्वेश्चन आएगा टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं या रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। इससे फायदा क्या होता है, देखो इसका यूजेस कहाँ पे है। ये आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, जो सिनेमा हॉल होता है इसमें आपने देखा कि जो प्रोजेक्टर लगाते हैं वो सबसे पीछे लगा होता है। प्रोजेक्टर होता है, आपने यहाँ देखा कि ये सबसे इधर है, जो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से लाइट आ रही है और स्क्रीन यहाँ पे लगी होती है। देखो बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगी होती है, स्क्रीन यहाँ लगी है, देखो प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है। अब होगा क्या, देखो यहां से तो एक छोटी सी लाइट आती है, देखो यहाँ पे एक छोटी सी लाइट आएगी, ठीक। और ये लाइट धीरे धीरे स्कैटर्ड हो जाती है, देखो स्कैटर्ड होगी और ये आपको जो हॉल है उसमें इतनी बड़ी लाइट दिखाई देती है। तो ये क्या होगी आपकी जो इस सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल में क्या होता है कि जो प्रोजेक्टर है वो लगे होते हैं। प्रोजेक्टर की वजह से क्या होता है कि जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, और जब लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वो है जो आपको बड़ा दिखाई देता है। तभी जो सिनेमा हॉल होता है उसमें देखो स्क्रीन बड़ी होती है, देखो स्क्रीन इतनी बड़ी है, लोग इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको कहाँ से दिखाई देंगे वो। तो लाइट देखो, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, जैसे आप हाथ ऊपर करो सिनेमा हॉल में, थोड़ा हाथ ऊपर करोगे तो आपके हाथ की जो शैडो होती है वो यहाँ दिखाई देगी आपको। देखना, आप खड़े हो जाओ या लोग खड़े होते हैं तो बीच में शैडो आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जो जो उसकी ये बीम्स होती है ये इधर से होती है, देखो सबसे कॉर्नर में होती है, यहाँ पे एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया। तो यहाँ पे सिनेमा हॉल लगा है, आपके पास स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टर लगा होता है। तो यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट निकालते हो केवल, और ये यहाँ से फैलती चली जाती है, धीरे 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 करके स्कैटर्ड होती चली। जितना दूर रखोगे उतना स्कैटरिंग ज्यादा होगी और उतनी चीजें क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए आपको ये बड़ा दिखाई देगा, ये बड़ा स्क्रीन आ जाता है यहाँ पे, इसमें बड़े बड़े लोग दिखाई देंगे आपको सिनेमा हॉल में। तो वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग मतलब ये लाइट फैल गई, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यहाँ से देखो एक बीम थी, इतनी सी बीम है लाइट, और ये यहाँ पे इतनी दूर फैल गई क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। देखो ये जितना डिस्टेंस आप ज्यादा रखोगे उतना क्या होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगी, उतने बड़े लोग दिखाई देंगे। इसीलिए सिनेमा हॉल में क्या होता है कि बड़ी स्क्रीन करने के लिए वो क्या करते हैं कि जितना डिस्टेंस आप ज्यादा रखोगे यहाँ से उतना बड़ा पर्सन दिखाई देगा आपको। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में यहाँ पे हीरो को, तो हीरो आपको यह चीजें बड़ी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, देखोगे आप एक लाइट आती है इधर की साइड से और ये लाइट फैल जाती है चारों तरफ को और आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, तो इसमें से एक एग्जाम्पल ये है सिनेमा हॉल। इसमें बताओ, इसको कोई डाउट है किसी को टिंडल इफेक्ट का? एनी डाउट? बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग घरों में हो तो अगर आपके किसी रूम में देखोगे आप कि छोटी सी एक बीम ऑफ लाइट आती है, सनलाइट, और आपका पूरा कमरा क्या होता है, लाइट वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है। नहीं तो एक बीम थी लाइट में, और आपने जो पार्टिकल देखते हो, कई बार आप देखते हो कि धूप वाले पार्टिकल दिखाई देते हैं इस तरीके से, ये क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। वो धूप के पार्टिकल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल। इसी की वजह से तो स्कैटरिंग हो रही है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कोलाइडल पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल हमने कहा था, एयर में डस्ट होता है, वो जितना डिस्टेंस आप ज्यादा करोगे उतना डस्ट के पार्टिकल ज्यादा होंगे बीच में, और जब डस्ट के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो स्कैटर ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ से देखो ये इतना स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की, और आपको वही स्क्रीन जो यहाँ पे एक स्टेप में थी, अगर सपोज करो आप इसे बिल्कुल पास रख दो, क्या होगा, आपने प्रोजेक्टर को बिल्कुल पास रख दिया, ये प्रोजेक्टर है और ये स्क्रीन है, क्या होगा, यहाँ से लाइट दी, ये लाइट आएगी यहाँ पे, तो आपको छोटा छोटा दिखाई देगा। फिर आपको लोग छोटे दिखाई देंगे, टीवी या इससे भी छोटे वाले। तो जितना डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, इसे और बढ़ा दो, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाया आपने, दूरी बढ़ी, तो क्या हुआ, इसका स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो ये आपको बड़ा दिखाई देगा। और आपने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी और स्कैटरिंग ज्यादा होगी, आपको बड़ी चीजें दिखाई देंगे। और डिस्टेंस बढ़ा दो
तो और डिस्टेंस क्या होगा, ये स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए सिनेमा हॉल में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में रखते हैं, ताकि क्या होगा, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसके बीच में जो डस्ट पार्टिकल है वो ज्यादा आएंगे, और जब डस्ट पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगी और आपको कोई चीज बड़ी दिखाई देगी। तभी सिनेमा हॉल में अच्छा लगता है आपको, क्योंकि स्क्रीन बड़ी दिखाई देती है। और जितनी स्क्रीन ज्यादा होती है, बड़ी होती है, वो आपके दिमाग में ज्यादा जगह बना देती है। इसीलिए आप जो मूवी थिएटर में देखते हो वो आपके दिमाग में ज्यादा रहेगी, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी बड़ी चीज को आप देखोगे वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा रहती है, बजाय उसके जो छोटी चीज देखते हैं। तभी हमें घरों में जो टीवी होती है उसमें अच्छा नहीं लगता है, और थिएटर में ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे स्क्रीन बड़ी होती है, और जितनी बड़ी चीज आपके दिमाग में आएगी उतना क्या होता है, वो अट्रैक्टिव भी होती है और आपके दिमाग में ज्यादा रहती है। तो ये पूरा सब साइंस वाले हैं, उन्होंने पता है, तो वो उन्हें अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं थिएटर में एज कंपेयर टू घर। नहीं तो बात एक ही है। लेकिन तो ये समझ में आ गया आपको, टिंडल इफेक्ट इज क्लियर। आगे यस बढ़ जाओ। सर। अब देखो इसके आगे है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है, ये अपोजिट होता है किसके, पीपीटी के, यानी पेप्टाइजेशन के। ये अपोजिट है पेप्टाइजेशन के। जो पेप्टाइजेशन हमने किया था उसका अपोजिट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेप्टाइजेशन का मतलब क्या था कि जब पीपीटी था और पीपीटी को अपने कोलाइडल में चेंज करना है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो उसे कहते हैं पेप्टाइजेशन। ये ठीक उसका उल्टा है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया आपके पास, अब उसे किसमें चेंज कर दो, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम चेंज कर देंगे किसमें, पीपीटी में, प्रेसिपिटेट बना दो उसका। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। और ये कब होता है, जब हम उसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है आप इसे उसमें ऐड कर दो, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, पीपीटी में, यानी उसका प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। होता क्या है, देखो मैंने कहा था आपको, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं, जैसे प्लस प्लस प्लस, तो ये सॉल्यूशन में घूम रहे, यानी ये स्टेबल है, ठीक है, ये सॉल्यूशन में घूमते जा रहे हैं। अब आपने इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होगा, प्लस और माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस चार्ज होगा, तो उसमें क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज से, सपोज ये प्लस वाला है तो इसको ये माइनस वाला इसके साथ कंबाइंड हो जाता है, ठीक है, यानी अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज क्या होगा, उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। किसके साथ कंबाइंड होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ कंबाइंड हो जाएगा, और इसे क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर ये क्या है, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े साइज के, तो ये बॉटम में आ जाते हैं। तो जब ये न्यूट्रल होगा प्लस माइनस का, तो ये बॉटम में आ जाएगा, यानी इसका क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से और प्रेसिपिटेशन बनाने की जो प्रोसेस होती है, कब, जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन, यानी ठीक अपोजिट है पेप्टाइजेशन का। द प्रोसेस इन विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेशन बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा अमाउंट आप डालोगे, और ये जो चार्ज था, देखो स्टेबिलिटी किसकी वजह से है, ये सॉल्यूशन में किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से, और आपने उसका चार्ज ही खत्म कर दिया। प्लस में माइनस मिला दिया, माइनस में प्लस मिला दोगे, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे ब्लड होता है, ब्लड नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो जैसे आप पॉजिटिव चार्ज वाला कोई लाते हो, अब जैसे आपने साइंस पढ़ी है ये, अब जैसे हम क्या करते हैं, कई बार जो गाड़ी की चाबी है उसी को वहां पे रब करते हैं, या कोई ऐसी चीज जहां पे क्या होगा, प्लस चार्ज होता है, जैसे फिटकरी वगैरह होती है। तो फिटकरी या ऐसी चीज होगी, आप इसको उसके सामने रब करोगे, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो सेविंग बनाते हैं वहां पे फिटकरी रखी होती है, तो फिटकरी क्या करती है, जैसे इसको रब करते हैं, वो जो ब्लड होता है उसका क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि वो बहता नहीं है फिर उसके बाद। तो जो क्लॉटिंग हो जाएगी उसमें, तो क्लॉटिंग होने की वजह क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में आपने क्या लाए, प्लस चार्ज लाए, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन था उसका क्या बन गया, पीपीटी बन गया, और वो ब्लड वहीं पे रुक जाता है,
उसका पीपीटी बनता है और वो वहीं रुक जाएगा, फिर वो बहेगा नहीं, मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो ये क्या है, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको साइंस की नॉलेज है तो ये लाइफ में भी काम आती है कई बार, ठीक है। तो ये कोगुलेशन हो गया। कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन, लेकिन प्रेसिपिटेशन यहाँ पे वर्ड हम यूज नहीं करते, हम उसे यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, कोगुलेशन, ठीक है। तो कोगुलेशन वर्ड यूज करेंगे, प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन इसका मतलब वही है, प्रेसिपिटेशन ही इसका मतलब है, यानी किसी भी चीज को पीपीटी में चेंज कर दो। और यहाँ पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट करना, और कैसे होगा ये कन्वर्ट? अपने आप तो हो नहीं सकता है कन्वर्ट, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे NaCl है, जिसमें प्लस चार्ज भी होगा माइनस भी होगा। तो अगर सपोज करो जो कोलाइडल पार्टिकल है वो प्लस वाला है, तो ये माइनस वाला इसके साथ कंबाइंड होकर इसको न्यूट्रल कर देगा। और अगर सपोज करो कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव वाला है, तो ये जो प्लस वाला होता है, ये प्लस वाला इसके साथ कंबाइन करेगा और इसे न्यूट्रल कर देगा। तो ओवरऑल क्या है, इसको न्यूट्रल ही होना है, ठीक है। और न्यूट्रल होने के बाद क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोगुलेशन। तो समझ में आया ये कोगुलेशन वाला स्टेप? क्लियर है? कोगुलेशन इज क्लियर और नॉट? बताओ, यस नो? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके। अब देखो, कोगुलेशन के बाद आता है कोगुलेटिंग वैल्यू। अब हमें पता कैसे चलेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है। कोगुलेटिंग वैल्यू, या इसको एक और नाम कहते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। उसे ये वर्ड भी कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं कोगुलेशन को, ध्यान रखना। प्रेसिपिटेशन भी होता है, फ्लोक्यूलेशन भी होता है, एक ही चीज हो गई। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो, सपोज करो आपके पास मिर्च है, ठीक है। एक में आपने 10 ग्राम मिर्च है, वो खाने में डाला, ये ए क्वालिटी की मिर्च थी। बी क्वालिटी की मिर्च है कि आपने 5 ग्राम डाला, और सी क्वालिटी की मिर्च है आपने 20 ग्राम डाला, ठीक है। इस सॉल्यूशन में यानी खाने में आपने डाला, तीनों में मिर्च का टेस्ट सेम आ रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। तो अब ये बताओ, इनमें से जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो तो इसकी ज्यादा है, क्योंकि जितना अमाउंट आप ज्यादा डालोगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन आप ये बताओ कि जो सबसे पावरफुल मिर्च है इन तीनों में से, ए बी सी में से, वो कौन सी है? ए है या बी है या सी है? कौन सी ज्यादा पावरफुल मिर्च है इन तीनों में से, ए या बी या सी? हाँ, वेरी गुड श्रुति, वेरी। और इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी, नो। I wake up every morning believing today is going to be better than yesterday. Will Smith. वेरी गुड। ये किसने लिखा है भाई? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, सुमित ने। तो देखो, इसमें क्या होगा कि वैल्यू सी की ज्यादा है। अब आपने ज्यादा मिर्च डाला तो पावरफुल कौन होगा? कम वाला। जिसको कम डालोगे और तब भी सेम इफेक्ट दे रहा है, ये 5 ग्राम डालोगे और ये 20 ग्राम डालोगे, तो यही है कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर में डिफरेंस। देखो, कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है कि जितना मिलीमोल्स, देखो मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे, किस में डालेंगे हम? 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। अब 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीट कोगुलेशन हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसमें कोगुलेशन हो जाएगा। तो जब कंप्लीट कोगुलेशन या कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो जितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं वही उसकी क्या हो गई, कोगुलेटिंग वैल्यू या फिर फ्लक्चुएशन वैल्यू। कितना, क्या बोला, मिलीमोल्स या नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स
which is added to 1 liter of colloidal solution to bring complete coagulation, जिससे पूरा का पूरा coagulation हो जाएगा. A cause complete coagulation is called flocculation value. तो ये मिलीमोल्स में होगा, यानी मिलीमोल्स पर लीटर. कोगुलेशन वैल्यू की यूनिट क्या बन जाएगी? मिलीमोल्स. और किसको डालेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या हो रहा है? कोगुलेशन हो रहा है. ठीक है, तो इसे कहेंगे मिलीमोल्स पर लीटर, इसकी यूनिट होगी. और जितना कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर कम हो जाएगी. ठीक है, ये स्टेटमेंट में तभी आपको बता रहा था वो वाला कि जितनी कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर कम हो गई है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो चुका है. तो कोगुलेटिंग पावर कम होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी. इसीलिए जैसे मैंने ए बी सी 3 मिर्च लिए थे, एक में आपको 10 ग्राम था, एक में 5 ग्राम था और एक में 20 ग्राम था. तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? देखो वैल्यू सी की सबसे ज्यादा है. क्यों ज्यादा है सी की? क्योंकि सबसे ज्यादा मैं सी को डाल रहा हूँ, लेकिन इफेक्ट तो तीनों का बराबर हो रहा है. तीनों की जो मिर्च की जो यहाँ पे ये है टेस्ट जो है वो सेम आ रहा है. इसका मतलब इसको ज्यादा डाल के भी फायदा नहीं है, ये मतलब बेकार क्वालिटी की मिर्च है. जो सी है उसकी क्वालिटी बेकार है कि आप ज्यादा डाल लो तब भी कुछ नहीं हो रहा है, और ये कम डाला आपने तब भी ये उतना इफेक्ट दिखा रहा है. इसका मतलब ये ज्यादा पावरफुल है. तो जितना कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, कोगुलेटिंग वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कोगुलेटिंग पावर कम हो जाएगी. तो यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, तो एक और रूल बता दूं मैं इसमें, क्योंकि इसके बाद फिर एप्लीकेशन बच जाएगा और ये गोल्ड नंबर बच जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं. अभी देखो हम टाइम को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं यूज कर लो आप लोग, क्योंकि ये सबसे बेटर टाइम है जिसमें आप कितने भी घंटे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं आने की, और कोई भी चीज को हम रिपीट कर सकते हैं. जितना हमने अभी पढ़ा है इसको हम दोबारा तिबारा रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कभी भी आप बोलो कि इस चैप्टर को रिपीट करना है तो मैं उसे दोबारा रिपीट कर सकता हूँ. फिर से उसे एक बार उसे पूरा पढ़ो, फिर उसे दोबारा रिवीजन करेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो एक रूल मैं आपको बता देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, और इससे दिया था 2 साइंटिस्टों ने मिलके. एक का नाम था हार्डी और एक का नाम था सुलजे. तो इन दोनों के नाम से इसका नाम रख दिया हार्डी सुलजे रूल. ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो कोगुलेटिंग पावर होती है, ठीक है, कोगुलेटिंग पावर होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वैलेंसी की. ठीक है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जितनी उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उतना उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी. जैसे मैंने कहा, सपोज करो नेगेटिव सोल है, तो नेगेटिव सोल के लिए हम किसे देखेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे. और अगर पॉजिटिव सोल है तो इसके लिए हम देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को. ठीक है, तो अब सपोज करो मेरे पास सोल दे दिया है, नेगेटिव सोल दे दिया, और मैंने कहा आपको Na+, इसको मैंने 1 कह दिया. दूसरा मैंने कहा Mg2+, इसे 2 कह दिया. Al3+, इसे मैंने 3 कह दिया. अब बताओ कि इन तीनों में से ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा जो इसे बहुत जल्दी क्या करेगा? कोगुलेट कर देगा, इसे पीपीटी बना देगा. 1, 2 या 3? रिप्लाई करके बताओ मुझे, 1, 2 या 3 कौन इसको जल्दी क्या करेगा? कोगुलेट कर देगा. श्रुति, ओके. और इसके अलावा कोई आंसर? इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की. अब देखो इसमें वैलेंसी चेक करनी है हमने. देखो पहले वाले में वैलेंसी कितनी है? 1. दूसरे वाले में वैलेंसी कितनी है? 2. और तीसरे वाले में वैलेंसी कितनी है? 3. जितना उसका चार्ज है उसकी वैलेंसी उतनी ज्यादा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड. थर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर सेकंड, और सबसे कम में फर्स्ट. यानी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना क्या होगा? वो इफेक्टिव कोलाइड हो जाएगा. हाँ, 3 सुमित राइट आंसर है. तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हार्डी सुलजे ने. तो उसने कहा कि जो ये है
कोगुलेटिंग पावर होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कोगुलेटिंग पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी के अगर मैंने कहा कि पॉजिटिव सोल है, अब पॉजिटिव सोल में आपके पास 3 एग्जांपल दे दिए, SO4 2 माइनस, इसको मैंने 1 कह दिया, Cl माइनस, इसे मैंने 2 कह दिया, और तीसरा मैंने कहा PO4 3 माइनस, इसे 3 कह दिया। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बताओ जरा रिप्लाई करके, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? अगर पॉजिटिव सोल है हमारे पास, पॉजिटिव सोल है, तो उसमें इफेक्टिव कोलाइड कौन सा होगा, 1 का या 2 या 3? ओके, श्रुति सुमित राइट आंसर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा इसमें से? पहले आपने आंसर दिया था, सही है सुमित ने, थर्ड आंसर। जितनी उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, देखो पहले वाले के केस में 3 वैलेंसी है, 3 माइनस का मतलब 3 वैलेंसी, इसमें 1 चार्ज है यानी 1 वैलेंसी, इसमें 2 चार्ज है ऊपर, इसकी 2 वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा, थर्ड, फिर फर्स्ट, और सबसे लास्ट में सेकंड। तो ये किसने कहा, ये कहा हार्डी सुलजे ने, तो इसलिए इसके नाम से इसका नाम रख दिया हार्डी सुलजे रूल। यानी कि जितना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतना उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी, इतना, इसका मतलब उतना जल्दी उसे कोगुलेट कर देगा। और अपोजिट चार्ज होना चाहिए, देखो ये प्लस सोल है तो उसका नेगेटिव चेक करोगे आप, अगर वो नेगेटिव सोल होगा तो उसका पॉजिटिव देखोगे आप लोग। ठीक है, तो इस रूल को हम कहते हैं हार्डी सुलजे रूल। तो ये आज इतना ही होता है कंप्लीट। कल हम क्या करते हैं, 5:15 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 5:15 से 6:15 तक ज़्यादा देर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आज मीटिंग को यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय। थैंक यू सर।